अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा सेहत में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि आपके साथ डिफरेंट रेमेडीज़ और मुफीद मशवरे आपके साथ शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा और इसके साथ साथ आपको इबादत भी कर रहे होंगे। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुकिंग ऑयल को लेकर, हमें कौन सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा ऑयल हमारी सेहत के लिए हेल्दी है और कौन सा ऑयल हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे और हमारे गेस्ट मेहमान मौजूद हैं आसमा खान, उनसे जाने कि हमें कौन सा कुकिंग ऑयल जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए रमज़ान में ख़ास तौर पर। कैसी हैं आसमा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। और रमज़ान में ख़ास तौर पर हम घरों में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल जो करते हैं इस पर हम बात करेंगे। एक तो कुकिंग ऑयल हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए और ये सेहत के लिए कितना हेल्दी है और कौन से ऑयल जो हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, ये इतना अच्छा टॉपिक है कि इस पर कभी बात नहीं होती। एग्जैक्टली, ये बहुत रेयर है। ये बहुत रेयर है इसलिए क्योंकि हमारा जो एक ट्रेडिशनल कुकिंग स्टाइल है जिसमें हम बहुत ज़्यादा जो नॉर्मली घरों में भी खाना पका रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो लोग इस चीज़ को बस इग्नोर कर देते हैं बिकॉज उन्होंने ये प्रैक्टिस करनी है तो वो इसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है। exactly. ये एटलीस्ट वो ऑयल अपना जो है वो चूज़ कर लें अपनी, अगर उन्होंने हाई हीट कुकिंग करनी है या उन्होंने जो है ऑयल में जो है खाना पकाना है तो एटलीस्ट वो अपनी चॉइसेस जो है वो बेहतर कर लें। तो इस पर कभी बात नहीं होती। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो रमज़ान के बारे में स्पेसिफ़िकली ये है कि वैसे तो हमारे जितनी भी यंग जनरेशन है वो फ्राइड फूड्स और जंक फूड्स थ्रू आउट द ईयर खा रहे होते हैं, विच इज़ वेरी बैड। बट रमज़ान में पर्टिकुलरली पूरी फैमिली जो है वो फ्राइड फूड्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है इफ्तार में और ऑयल की जो कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ जाती है। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम देख सकते हैं, लेकिन एक फैक्टर ये है जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है वो ये है कि आप जो ऑयल है उसको रीयूज़ करते हैं। बिकॉज जब आपने डीप फ्राइंग करनी होती है तो ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और फिर आपका दिल नहीं कर रहा होता कि आप उस ऑयल को वेस्ट करें, आप उसको स्टोर करते हैं और फिर आप अगले दिन भी उसी में हम दोबारा से फ्राई करते हैं। ऐसे ही। और आप शायद ये प्रैक्टिस 2-3 दिन तक करते हो, मगर जो मार्केट में आपको चीज़ें मिलती हैं फ्राइड समोसाज और जो पकौड़े वगैरह वो तो लाइक वीकली भी शायद वो ऑयल चेंज नहीं करते। अब इसमें जो बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ऑयल जब आप उसको मल्टीपल टाइम्स रीयूज़ करते हैं तो उसमें कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम उनको कहते हैं। अगर आप इतना मुश्किल नहीं भी याद रख सकते बस आप इतना ज़रूर जो है वो जहन में रखें कि जो आपकी अपनी फूड है वो उसके अंदर जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो और कंपाउंड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे कंपाउंड्स में जो कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। और ये बहुत सीरियस एक कंसर्न है और सिर्फ इस वजह से कि आपने ऑयल जो है वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली आप देखना चाहते हैं उसे वेस्ट नहीं किया और आपने उसमें दोबारा से कुकिंग स्टार्ट कर दी या फ्राइंग स्टार्ट कर दी, स्पेसिफिकली डीप फ्राइंग, जिसमें जो आपका ऑयल है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे आप उसको हीट करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब आप ऑयल को हीट कर रहे होते हैं तो एक पॉइंट आता है जब आपका पैन जो है वो बिल्कुल उस पर वो आपको ब्लैक नज़र आना शुरू हो जाता है, टोन आना शुरू हो जाती है। हाँ जी, स्मोक पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जब आपका ऑयल जो है वो डी नेचर होना शुरू हो जाता है। ऑयल के अंदर जो कंपाउंड्स हैं, जो फैटी एसिड्स हैं वो ब्रेक डाउन हो गए और ऑयल जो है वो जलना शुरू हो गया, स्मोक पॉइंट। तो वो पॉइंट एक इंडिकेशन है कि अब जो ऑयल है वो मज़ीद रीयूज़ नहीं हो सकता या आप इस टाइम पे इसको फ्लेम अपना ऑफ कर दें। तो उस पॉइंट के बाद से डेफिनेटली नॉर्मली कितना फ्लेम रखना चाहिए इसका? नहीं, वो तो आपकी कुकिंग प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप जैसे डीप फ्राइंग है वो तो आप हाई हीट पे ही करेंगे। अब जैसे स्मोक पॉइंट कुछ ऑयल्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो फ्राइंग के लिए सूटेबल हैं, ठीक है। जैसे अच्छा एक और चीज़, कुछ ऑयल हम कहते हैं जैसे फ़िश ऑयल है, हम उसके सप्लीमेंट्स भी खाते हैं, हम कहते हैं बड़ा हेल्दी है, लेकिन जो फ़िश ऑयल है उसको आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से ऑलिव ऑयल है, बहुत हेल्दी है हार्ट हेल्थ के लिए। जी, हार्ट हेल्थ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर के लिए, अगेन आप उसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है तो वो एक सेपरेट डिस्कशन है, उसको हम कुछ मिनट के बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कुकिंग मेथड्स को। तो आपकी कुकिंग किस तरह की होती है घरों में? हाई प्रेशर कुकिंग होती है या आप उसको डीप फ्राई कर रहे होते हो, या फिर आप जैसे खाना पकाते हो हाई हीट पे? नॉर्मली 3 मोड्स आप जहन में रखें। तो जब आपने डीप फ्राइंग करनी है तो आपने जहन में रखना है ऐसा ऑयल जो जल्दी बर्न आउट ना हो। उसमें आपके पास नॉर्मली वो ऑयल्स आते हैं जो सैचुरेटेड फैट जिनमें ज़्यादा होता है और जो आपकी कार्डियक हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। जो घरों में कुकिंग ऑयल यूज़ होता है। जी, अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने ज़्यादा देर फ्राई करना है तो वो उसके लिए बेहतर वो ऑयल्स हैं जो सैचुरेटेड फैट में हाई होते हैं।
तो एक तरफ आपने अगर कुकिंग मेथड को बेहतर बनाया तो दूसरी तरफ आपकी हार्ट हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाएगी। जैसे घी जो है उसमें फ्राइंग बेहतर हो जाती है, उसका स्मोक पॉइंट, उसका बर्न आउट पॉइंट जो है वो देर से आता है, जलता जल्दी नहीं है वो, ठीक है। इसके अलावा जो है, अब आपको मैं एक और नाम लूँगी, आप बड़ा हैरान होंगे, पीनट ऑयल जो है, पूरी दुनिया में रिसर्चेस हो रही हैं, जो मूंगफली से तेल निकलता है, पीनट ऑयल जो है वो डीप फ्राइंग के लिए बेहतर है, वो बर्न आउट जल्दी नहीं करता। लेकिन ये है कि उसका फ्लेवर इतना शार्प है और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, तो हम जो है उसको अपनी प्रैक्टिस में नहीं ला सकते, अपने रूटीन का हिस्सा नहीं बना सकते। अब इसके बाद जो है कुछ और ऑयल्स हैं, जैसे एवोकाडो है, वो भी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है डीप फ्राइंग में, वो जल्दी जो है वो उसका बर्न आउट पॉइंट नहीं आता, ऑक्सीडाइज नहीं होता जल्दी, मगर हम वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑलिव ऑयल भी हम यूज करते हैं जो खाने के लिए। ऑलिव ऑयल तो बिल्कुल आप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अंदर जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो बेसिकली आपको हार्ट हेल्थ को अच्छा कर रहे होते हैं ना, वो जैसे हीट होता है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो भी जो है हेल्दी होता है खाने के लिए, हेल्दी है। अगर आप सैलड्स के ऊपर उसको ड्रेसिंग करें या आप सौते करें, हल्का सा आप अपनी वेजिटेबल्स को उसके अंदर हल्का सा हीट करें, बिल्कुल लो टू मीडियम। डीप फ्राइंग के लिए तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो वो बिल्कुल वो उसका सारा जो आप बेनिफिट्स आप लेना चाह रहे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। पॉलीफिनॉल्स जो हैं उसके अंदर होते हैं और वो वेस्ट हो जाते हैं। अगर हम जैसे घर में पकौड़े बनाते हैं और उसमें हम फ्राई करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा घी बच जाता है या ऑयल बच जाता है, तो फिर उसका कितने दिन हम नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं? सब उसमें ऐसा है कि सबसे पहले अगर आपने उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ानी है तो आप उसको स्ट्रेन कर लें। आपने देखा होगा कि फूड के लेफ्ट ओवर्स जो हैं वो उसके अंदर रह जाते हैं और जब आप उसको दोबारा हीट करेंगे तो वो जल्दी बर्निंग जोन में चला जाता है। तो आप उसको स्ट्रेन करके रखें। आपके अंदर जो फूड के लेफ्ट ओवर्स हैं उसको निकाल के ऑयल को, आप देखें उसमें ऑयल जो है वो ब्लैक नहीं होना चाहिए। अगर तो ऑयल पहले आपको मैंने बताया ब्लैक हो गया है तो फिर डेफिनेटली आप उसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। उसका एक एम्बर सा पेल येलो सा कलर मेंटेन रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा भी वो 2 दफ़ा के बाद आपको वो फेड होना शुरू हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा। तो जैसे ही उसका कलर डार्कनिंग की तरफ जाता है तो अब आपने उसको रीयूज़ नहीं करना। अब उसमें फिर आप ये कर सकते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा कढ़ाई भर के जो है ऑयल ना डालें। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्राइज़ बना रहे हैं या आप कोई चीज़ भी फ्राई कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा कम ऑयल ही इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ऑयल जो है वो डेफिनेटली जो हमारी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उन्होंने तो फ्राइंग को जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट कुकिंग मेथड जो है वो नहीं सजेस्ट किया हुआ। तो आप स्टीम कर सकते हैं, बेकिंग कर सकते हैं या प्रेशर कुकिंग कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में विदाउट ऑयल पानी के साथ कुकिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब हमें पता है क्योंकि हमारा ट्रेडिशन ऐसा है कि हमारा कल्चर ऐसा है कि हमने फैटी मील्स लेने होते हैं। हम कहते हैं कि हमें टेस्ट भी नहीं आता, हमारा टेस्ट बड जो है बेसिकली जिस मील में फैट नहीं होता उसकी जो है वो पैलेटेबिलिटी जो है कम हो जाती है, वो फ्लेवर नहीं लगता, फ्लेवरफुल नहीं लगता। तो हाई हीट के लिए 3 ऑयल्स जो हैं जो थोड़े से कंपैरेटिवली स्टेबल हैं, जिसके अंदर अब उसमें ऐसा होता है कि अगर आपके पास वैसे जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं उसमें ओमेगा 6 की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब आपको पता है कि आपने इस्तेमाल करना है डेफिनेटली, तो फिर आपने उसको बैलेंस करना होता है। तो अब आप ये करेंगे कि आपकी बॉडी में रेशो रिक्वायर्ड होती है 1:4, यानी एक आपका जो है वो ओमेगा 3 एक पार्ट और 4 पार्ट्स आपका ओमेगा 6 होता है बेसिकली। तो आपने अपनी हेल्थ को बैलेंस करना है। अगर आप वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप दूसरी तरफ जो है वो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं ओमेगा 3 के। फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िश का सालन बनाया जा सकता है, उसको बेक किया जा सकता है, उससे आपको मिलेगा फिर ओमेगा 3। समटाइम ऐसे भी होता है हम कुकिंग करते हैं उसमें भी ऑयल आ जाता है ऊपर, उतार लेते हैं हम, फिर वेरी नेक्स्ट डे यूज़ कर लेते हैं। क्या वो यूज़ करना चाहिए? वो नहीं अच्छा नहीं, ऑयल जो है जिसको आप तरी कहते हैं वो रिमूव करके उसको उसमें आप वो तो दोबारा यूज़ बेसिकली नहीं होता। हाँ वैसे ये मेथड हम कहते हैं कुछ ख़वातीन करती हैं। अच्छा शायद फिर उन्होंने कुछ और इनोवेशन की होगी, बट ये होता है कि हम ऐसा कहते हैं कि अगर आपने ज़्यादा ऑयल में बना ली है खाना तो आप उसको ड्रेन करके फिर आप इस्तेमाल कर लें, वो एक हेल्थ बेनिफिट हो सकता है, पर ये नहीं कि आप उसको दोबारा रीयूज़ करेंगे। तो इस नट्स एंड सीड्स जो है उसका इस्तेमाल हो सकता है। जब आप एक तरफ ये चीज़ें खाएंगे फिर आप जो है वो वेजिटेबल ऑयल्स में कुकिंग करें तो कुछ बैलेंस जो है वो आपको डाइट में जो है मिल सकता है। यानी हमें फिर घी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ऑयल कम इस्तेमाल करना चाहिए। घी फॉर फ्राइंग इट्स गुड, बट ओवरऑल फिर अगर आपने अब आपको पता है घी में सैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है, आप उसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करें। अब आप क्या करेंगे, आप फ्राइंग को लिमिट कर लेंगे कि फ्राइंग जो है वो आप फिर वंस अ वीक कर लें। डीप फ्राइड फूड्स जो हैं, जैसे रमज़ान में भी हम ये कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकते बिकॉज घर में बन रहा होता है ना, तो फिर आप इस तरह से करेंगे कि आप हफ्ते में अपने आप को 3 दिन जो है वो लिमिट कर लें अपने विंडो को। फ्राइड फूड्स आप 3 दफ़ा हफ्ते में खा लें। तो अब आपने घी का इस्तेमाल किया लेकिन आपने जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम कर दिया,
तो फिर आपको सैचुरेटेड फैट जो है उस तरह से कम। और हम जिस तरह से घर में पराठा बनाते हैं तो पराठे में हमें ऑयल लगाना चाहिए या फिर घी लगाना चाहिए? घी जो है वो बैड नहीं है। घी एक अच्छा, आपके बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो आपके फ़ैट से उनकी मेटाबॉलिज्म होता है, तो घी को रिस्ट्रिक्ट करना या फ़ैट को रिस्ट्रिक्ट करना इज़ नेवर रिकमेंडेड। आपने उसको पोर्शन कंट्रोल में इस्तेमाल करना होता है। जैसे अब घी है, ये सैचुरेटेड फैट है, तो आपकी 10% आप उसको अपनी डाइट में ले सकते हैं। 10% वो नॉर्मली इस तरह से बनता है, 1 टेबल स्पून 15 ग्राम्स बनता है। तो अगर किसी को हार्ट हेल्थ का इशू नहीं है, अगर कोई बहुत ज़्यादा ओबीज़ नहीं है, मॉर्बिड ओबेसिटी होती है जिसमें आपको साथ हाइपरटेंशन भी हो गई है, कार्डियक इश्यूज़ भी हैं, उस केस में फिर वो उनको ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल एडल्ट हैं तो आप 10 ग्राम्स 1 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप पराठे के ऊपर कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रेसिपीज़ में इस्तेमाल हो सकता है, तो वो उसको आप कर सकते हैं। देसी घी कितना ज़रूरी है हमारी हेल्दी सेहत के लिए? जो आपके जितनी भी फीमेल, जैसे आपको पता है आजकल कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, आपकी फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा आपके जो विटामिन्स हैं A, D, E, K, ये आपके ऐसे विटामिन्स हैं जो फैट के बगैर अब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते। तो घी बेसिकली क्लैरिफाइड बटर एक फॉर्म है। वैसे उसका प्रॉब्लम ये है कि वो सैचुरेटेड फैट कंटेंट उसका ज़्यादा होता है, तो वही अगेन अगर किसी को वेट इशू है या अगर किसी को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दिल के मसाइल हैं, तो फिर उनको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ आप खा सकते हैं, और वो आपकी जितने हार्मोन्स हैं फीमेल के, आपकी बॉडी में एक सर्टन लेवल होता है फ़ैट का, अगर उससे कम होता है तो फिर आपको फर्टिलिटी इशू स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए घी को एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। देसी घी को आप उसको जो है वो 10 ग्राम्स या 15 ग्राम्स पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको वेट मैनेजमेंट के इश्यूज़ नहीं है तो। अगर नहीं है तो, अगर वेट मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, अगर आप मोटापा है, तो फिर उसके बाद फिर क्या करना चाहिए? जो ख़वातीन हैं देसी घी इस्तेमाल करती हैं, मोटापा भी है, लेकिन वो अक्सर माएँ कहती हैं देसी घी खाना चाहिए, बहुत सी बीमारियों से आप बच जाते हैं, हेल्दी रहते हैं आप। तो एक तो हम उनको काउंसिल करेंगे कि देखिए अब ये तो नहीं है कि वो शुरू से ही नहीं खा रही, उन्होंने अपना ज़िंदगी का देसी घी खा लिया हुआ है कह सकते हैं कि अब देखिए अब उनको वीकली बेसिस पे ले जाएं, उनकी फ्रीक्वेंसी को और आप जो है वो उसमें स्पेस और ले आएँ। आप उनको कहें कि ठीक है, अगर आप बड़ा चम्मच पराठे पे ना लगाएं, आप एक छोटा टीस्पून 5 ग्राम्स वाला इस्तेमाल कर लें अगर उनको क्रेविंग हो रही है। या ज़्यादातर बच्चों के फूड्स में इसका इस्तेमाल देखा जाता है, बच्चों के लिए हेल्दी भी है, जैसे बच्चों की रेसिपीज़ डिफरेंट होती हैं उसमें। फ़ीमेल्स के लिए जब अगर कोलेस्ट्रॉल का इश्यूज़ है कुछ, तो फिर उनको तो लिमिट करना चाहिए, उसको 5 ग्राम्स है या 10 ग्राम्स तक उसको आप लिमिट डेफिनेटली करना चाहिए, तो उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। और बच्चों के लिए कौन सा हमें ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए? बच्चों के लिए भी देखिए उसमें ऐसा है कि जैसे आपने उनको उनकी हैबिट्स आपने शुरू से डेवलप करनी है। अगर आप उनको फ्राइड फूड आइटम्स पे करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो फिर उनकी वो डेवलप हो जाएगी एक हैबिट, एक पैलेटेबिलिटी, तो उनको वही फूड्स फिर पसंद आएंगी। अब ऐसे है कि जैसे ऑलिव ऑयल है वो इस्तेमाल हो सकता है, बट ये है कि आपने प्रिपरेशन कर ली, उसके बाद जिन बच्चों का वेट गेन नहीं हो रहा होता, हम उनको भी उनकी रेसिपीज़ बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वर्मिसेली है जिसको सेमिया आप बोलते हैं, सेवैयाँ बोलते हैं, उसके अलावा कोई और आपने मैश पोटैटोज़ बनाए हैं, कोई रेसिपी, तो आप उसके ऊपर ऑलिव ऑयल जो है वो ऐड कर सकते हैं जिन बच्चों का वेट गेन नहीं हो रहा होता। तो इस तरह से बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। ऑलिव ऑयल इज़ वेरी गुड। अब उसमें भी 3 आपके पास ऑप्शंस आते हैं। जो आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो सिर्फ ड्रेसिंग के लिए है, आपने टॉप अप करना है, ऐड करना है। जो आपका एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल है उसको आप मीडियम हीट पे उसको कर सकते हैं उसमें आप, लेकिन उसका फ्लेवर भी बहुत शार्प होता है, अक्सर बच्चों को फिर वो पसंद नहीं आता। तो वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो आप उनको, अब जब बच्चा जो है वो 12 मंथ्स का हो गया है, 1 ईयर का हो गया, इससे ज़्यादा, तो फिर बच्चों को आप आहिस्ता आहिस्ता फ़िश और इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि जब अगर आप उनको दे भी रहे हैं वेजिटेबल ऑयल तो वो बैलेंस हो जाए। और इसके अलावा जिस तरह से नॉर्मली ख़वातीन, बच्चे सब बड़े सब खाते हैं, बटर यूज़ करते हैं, स्लाइस के ऊपर या फिर बन के ऊपर लगाकर खाते हैं, तो वो खाना चाहिए, वो हेल्दी। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो आप बटर के नाम पे लेके आए वो एक्चुअल बटर है या वो मार्जरीन है, बिकॉज मार्जरीन जो है वो ट्रांस फैट है। ब्रांड का नाम हम नहीं ले सकते डेफिनेटली, लेकिन बहुत सारे जो है मार्जरीन के ब्रांड्स आपको बटर के नाम पे लोग समझते हैं, वो बटर समझ के ले आते हैं। तो बटर बेसिकली, बटर और घी सेम थिंग, वो जब आप उसको लिक्विफाई कर लेते हैं तो वो बन जाता है, घी बन जाता है। तो इसकी भी आपने जो है वो डेफिनेटली इसको कंट्रोल में इस्तेमाल करना है। बच्चे जो है वो कर सकते हैं इस्तेमाल, जैसे उनके फ्रेंच टोस्ट होते हैं उसके ऊपर आप उनको लगा के दे सकते हैं। तो अदरवाइज़ है ये सैचुरेटेड फैट की फॉर्म, तो वही हेल्थ कंडीशन सारी जो वेट के साथ हैं, हार्ट डिजीज़ के साथ हैं, कोलेस्ट्रॉल, उनको आपने अवॉइड करवाना है। कुछ लोग जो है बहुत पॉपुलरली इस्तेमाल करते हैं मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल, अब जब आप कुकिंग कर रहे होंगे तो 2 चीज़ें जो है वो आप जहन में रखते हैं हमेशा कि उसका फ्लेवर कैसा है, उसका एरोमा कैसा है,
क्योंकि अक्सर बहुत डिश जो है बहुत अच्छी होती है, आपको पसंद होती है, लेकिन अगर ऑयल जो है उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा उसको ओवर पावर कर देता है तो डिश का उस तरह से वो फ्लेवर या पेलेटेबिलिटी नहीं रहती। तो लोग अक्सर कंसिडर ये भी करते हैं कि क्या जो ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं कुकिंग के लिए न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ उसके अंदर कोई फ्लेवर का इशू तो नहीं आ रहा। तो अक्सर मोस्टली हमारे ऑयल्स जो हैं वो कुकिंग से इसलिए एक्सक्लूड हो जाते हैं बिकॉज उनका फ्लेवर बहुत शार्प। जैसे हमने पीनट ऑयल की बात की, इस तरह मस्टर्ड ऑयल जो है उसका एक तो प्रॉब्लम ये है कि सरसों का तेल जो है, कुछ लोग, बहुत कम लोग जो है वो इसमें कुकिंग प्रेफर करते हैं। बट अगेन इसमें मैं आपको ये बात बताती जाऊँ कि जो मस्टर्ड ऑयल है उसका भी स्मोक पॉइंट बहुत कम है। अगर आप उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे या ऐसी डिशेस जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई करना पड़ता है तो वो भी डीनेचर हो जाता है। ठीक है, तो वैसे तो इसका अगर हम वैसे इसकी प्रोफाइल देखें, इसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो हेल्थ के लिए ठीक है। इसमें आपके पास मोनो अनसैचुरेटेड भी है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हैं, बट अगेन इसका स्मोक पॉइंट बहुत कम है, तो इसको आप हाई हीट कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर हमारे पास जो है कोकोनट ऑयल आता है। कोकोनट ऑयल भी आपने देखा होगा कि बहुत ट्रेंड कर रहा है रिसेंटली, लोग उसको जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे भी वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल होता है, वेट गेन के लिए भी यूज़ होता है। कोकोनट ऑयल में हमारे पास जो है एक स्पेशल तरह के जो है वो फैटी एसिड्स होते हैं, उनको हम मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, MCTs। तो MCTs जो हैं वो अगर आप कैलोरी डेंस डाइट ले रहे हैं, हाई कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें आप MCT को ऐड करते हैं तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, लाइक उसको कोई ट्रांसपोर्टर्स नहीं चाहिए, उसको कोई लंबा चौड़ा मैकेनिज्म नहीं चाहिए। जैसे ही आपने कोकोनट ऑयल कंज्यूम किया वो बहुत जल्दी जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। तो MCTs को लोग वेट गेन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से अगर आपने बहुत ज़्यादा कट ऑन करना है फैटी एसिड्स पे, अब अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा कम है परसेंटेज फ़ैट की, तब भी MCTs का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो रेडीली एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी देता है, बेनिफिट्स। बट अगेन उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट जो है वो ज़्यादा है। तो जिन लोगों को हार्ट इश्यूज़ हैं या कोई भी ऐसा इशू है एजिंग के साथ, जब एज जो है 40+ होती है, जब आप मिडिल एज में आते हो तो फिर आप ऑटोमेटिकली कोशिश करते हो कि ऐसे सारे रिस्क फैक्टर्स को आप एलिमिनेट कर दो। अब कुकिंग ऑयल क्योंकि डेफिनेटली रोज़ आपने इस्तेमाल करना है, आपने खाना उसमें पकाना है, तो फिर हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा कुकिंग ऑयल हो जो आपको हेल्थ हैज़र्ड्स जो है वो दे रहा हो साथ साथ। एक और कुकिंग ऑयल है पाम ऑयल, के बारे में जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ भी रही हैं पिछले कुछ अरसे में कि कुछ कंट्रीज़ में उसको बैन कर दिया गया। उसकी मल्टीपल रीजंस थी। बेसिकली ये भी है कि एक तो उसका भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो प्रोफाइल है वो थोड़ा सा हाई है, हाई इन सैचुरेटेड फैटी एसिड है। बट उसमें ये भी प्रॉब्लम है कि उसमें फिर वो आपको थोड़ा सा बायो हैज़र्डस है, उसको उसकी प्लांटेशन के लिए उस पर बहुत डिफॉरेस्टेशन के इश्यूज आते हैं। तो जैसे फ्रांस है और कुछ और जो है वो कंट्रीज है जिन्होंने उसको बैन कर दिया था। और अगर बात की जाए नॉर्मली हम जो मार्केट में हम ऑयल यूज़ होता है, ये कितना हार्मफुल होता है? आप क्या समझती हैं कितना ये ख़तरनाक है हमारी सेहत के लिए? अब जो है आपने देखा होगा कि फोर्टिफाइड ऑयल्स भी आ गए हैं हमारे पास, जिसमें वो वाइटामिन्स को फोर्टिफाई कर रहे हैं। तो एक ये मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि ऑयल जो है वो एक व्हीकल के तौर पे एक्ट करेगा और आपके जो वाइटामिन्स हैं जिसमें डेफिशिएंसीज हैं हमारी नेशन के अंदर, जैसे विटामिन A और D फोर्टिफाइड ऑयल्स आपको मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि कॉम्बिनेशंस में आजकल ऑयल आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि कैनोला है और ऑलिव का कॉम्बिनेशन, कैनोलिव। एग्जैक्टली। तो अब ये अगर हम इस पे बात करें, स्प्लिट पे बात करें, तो इसमें कैनोला इज़ ऑल्सो गुड इन ओमेगा 3, उसमें कुछ ओमेगा 3 का कंटेंट है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ऑलिव ऑयल जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें बहुत अच्छे होते हैं, पॉलीफेनॉल्स। तो जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो इसकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी। और ऑलिव ऑयल जिसको आप नॉर्मली हीट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो अब वो किसी ना किसी तरह जो है वो आपकी कुकिंग प्रैक्टिसेस में शामिल हो जाएगा। ब्लैक सीड ऑयल जो है वो मार्केट में आया हुआ है, जिसको आप ब्लैक सीड्स, आप कलौंजी का तेल कहते हैं। अब उसमें भी इशू है कि नेचुरली जो है इसमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। तो वो जो है वो भी सॉर्ट ऑफ आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोफाइल है उसकी, तो वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप उसको अपनी डाइट में ऐड करना चाहते हैं। उसमें भी थोड़ा सा इशू यही है कि उसका फ्लेवर बहुत शार्प है, तो कुछ लोग जो है उसको पसंद नहीं करते, बट ये भी उसका थोड़ा सा कड़वा होता है। हाँ, exactly. जब आप उसको पका रहे होते हैं ना, तो आपको अरोमा पूरे घर में पता चल रहा होता है कि कोई ऑफ फ्लेवर जो है वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आजकल हमें मार्केट में देखने को मिल रही हैं जो हेल्दी भी है
और मॉडरेशन में अगर इस्तेमाल करें, अगर आप ऑयली चीज़ें कम खाएं तो फिर ज़ाहिर बात हम नेगेटिव इफेक्ट से जो बच सकते हैं। यानी हर चीज़ में बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी सेहत को जो है वो हेल्दी रखने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए हमें हर चीज़ का बैलेंस इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरत है। फ्राइड फूड्स रोज़ नहीं खाने, उसको लिमिट करें ताकि एक्सेसिव ऑयल की वजह से जो आपको हेल्थ हैजर्ड्स होने, बेनिफिट्स की बजाय उल्टा वेट गेन हो जाता है, वेट गेन हो जाता है। बिल्कुल, इसके साथ ही हमारे जो प्रोग्राम का वक्त है वो भी खत्म हो जाता है। अस्मा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। और होपफुली आज हमारे नाज़रीन ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा, ऐसी बहुत सी टर्म्स नोट कर लें एग्जैक्टली जो आपने यूज़ की है, बहुत ही वो डिफरेंट थी। और वैसे भी कुकिंग ऑयल आपको पता बहुत ही इस पर बात रेयर होती है, लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा। और इसके साथ ही नाज़रीन मेरे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हुआ चाहता है। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।